सभी, दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का फटाफट से रिवीजन करेंगे, ठीक है? जिसमें हमने इस चैप्टर में अभी तक जो भी कंसेप्ट पढ़े हुए थे आई गेस आपको सारे समझ में आ गए थे और अब इतना क्रिस्प तरीके से इसको पढ़ लेंगे कि बिल्कुल एग्जाम के लिए 10 से 15 मिनट में सारा की सारा चैप्टर ना तुम्हारी आंखों के सामने से घूम के चला जाएगा, ठीक है? तो फटाफट से रेडी हो जाओ इस चैप्टर के रैपिड रिवीजन के लिए। देन लेट्स स्टार्ट एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले हमने क्या देखा था बेटा? मैंने आपको एम्पायर का मतलब समझाया था, जिसमें एम्पायर क्या होता है। एम्पायर एक ऐसी पॉलिटिकल यूनिट्स होती है जो एक नहीं बल्कि मल्टीपल कंट्रीज में या मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ रहता है। तो यहाँ पे भी जब हमने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा हुआ था तो हमारा जो रोमन एम्पायर है वो भी 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, फर्टाइल क्रीसेंट विच इज द वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। जिसके बीच में क्या था? जिसके बीचों बीच जो मेडिटेरेनियन सी था वो क्या था? उसका दिल, उसका हार्ट, ठीक है? उसके बाद जल्दी से उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देख लेंगे। तो अगर हम देखें उसके नॉर्दर्न ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की तो यहाँ पे राइन और जो डेन्यूब रिवर है वो उसके नॉर्दर्न टेरिटरी का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। अगर सदर्न एरिया की बात करें तो सहारा डेजर्ट हो जाएगा। वहीं पे ईस्ट और वेस्ट में मैंने क्या बताया था? एस टू एस, मतलब कि वेस्ट से होगा आपका स्पेन एंड यूरोप और ईस्ट से होगा क्या? सीरिया, ये दमिश्किस, ठीक है? तो ये हो गया क्या? उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अब हमने क्या चीज की बात करी हुई थी कि जो रोमन एम्पायर है उसको हमने एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट के कारण 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका 3rd सेंचुरी क्राइसिस हुआ था उसके बेसिस पे हमने रोमन एम्पायर को अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर में डिवाइड किया हुआ था। अर्ली एम्पायर जो था हमारा 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक और जो हमारा लेट एम्पायर था वो 3rd सेंचुरी से 7th सेंचुरी एडी तक था। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो रोमन एम्पायर था वो अकेला ऐसा एम्पायर नहीं है, उसके साथ उसका एक राइवली यूनिट भी है जो एग्जिस्ट करता था, ठीक है? तो रोमन एम्पायर के जो पड़ोसी थे ईरानियंस, वो कंटिन्यूअसली उनसे क्या करते थे? लड़ाइयां करते रहते थे। तो ईरान में पहले कौन आए? पहले आए पार्थियंस और पार्थियंस के बाद कौन आए? ससेनियंस, ठीक है? तो पार्थियंस और ससेनियंस यहाँ पे 1 बाय 1 क्या हुए? रूल करने के लिए आए। यहाँ पे क्या चीज देखी हमने कि जो रोमन एम्पायर है वो कहां से कहां तक रूल करता था? तो वो रूल कर रहा है हमारा मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ के जो एरिया है विच इज यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। और वहीं पे अगर हम किस चीज की बात करें, वहीं पे अगर हम पर्शियन एम्पायर की बात करें तो वो यहाँ पे जो कैस्पियन सी है उसके साउथ से, यहाँ पे जो कैस्पियन सी है ब्लैक सी के यहाँ से, तो यहाँ पे कैस्पियन सी के साउथ से लेके मॉडर्न डे अफगानिस्तान तक ये जो एम्पायर था ये एग्जिस्ट करता था अरेबियन प्लेटू के ऊपर। वहीं पे अगर हम किस चीज की बात करें उनकी पॉपुलेशन के बारे में, तो क्योंकि जो रोमन एम्पायर है वो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ है और वहां पे डाइवर्स पॉपुलेशन होगी, अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलेंगे, कल्चर को फॉलो करेंगे, रिलीजन को फॉलो करेंगे। तो इसी वजह से जो रोमन एम्पायर है वहां पे कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन होगी, लेकिन डाइवर्स होने के बावजूद ये जो पॉपुलेशन है इसको एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता था। और वहीं अगर हम किसकी बात करें, वहीं अगर हम बात करें हमारे पर्शियन एम्पायर की, तो वहां पे यूनिफॉर्म तरीके की पॉपुलेशन मींस ईरानियन एथनिसिटी को बिलोंग करने वाले लोग ही वहां पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है? फिर एक और छोटा सा डिफरेंस अभी आर्मी के उसमें देख लेंगे कि जो रोमन एम्पायर है वहां पे पेड और प्रोफेशनल आर्मी एग्जिस्ट करती थी और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें पर्शियंस की, तो वहां पे कंस्क्रिप्टेड आर्मी हुआ करती थी, ठीक? अब जल्दी से आ जाओ कि भाई ये जो अर्ली रोमन एम्पायर है उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था। तो बेटा जब पहले हमने किस चीज की बात करी थी कि भाई जो रोमन एम्पायर है वहां पे शुरुआत में रिपब्लिक तरीके का सिस्टम होता था जहां पे इलेक्टेड हेड्स व्हिच वर कॉल्ड सीनेटर्स वो अपने अपने एरिया में एक साथ बैठ के सीनेट में बैठ के लोगों के लिए डिसीजन लिया करते थे। लेकिन बाद में जब अगस्टस आए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सीनेट के पावर को कम करके खुद को लीडिंग सिटीजन का टाइटल दिया और खुद क्या बने? खुद प्रिंसिपेट कहलाए, ठीक है? तो अब जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हो गया उसमें सबसे पहले हुए एम्परर, उसके बाद सीनेट विच इज अ काइंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी जहां पे अलग अलग जगह के जो लेजिस्लेटर्स थे वो आके एक साथ बैठते थे और डिसीजन मेकिंग करते थे। और वहीं पे अगर 3rd उसमें देखिए हम तो कौन है यहाँ पे? आर्मी। तो देयर आर 3 मेन प्लेयर्स इन द अर्ली एम्पायर जो इस तरीके से एग्जिस्ट करते थे। अब वहीं पे हम बात क्या करें? एडमिनिस्ट्रेशन की।
तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो सेकेंड सेंचुरी के अराउंड जो अगस्टस और उनके आने वाले जो सक्सेसर्स हैं वो रैपिडली क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। तो उस रैपिड एक्सपांशन के कारण वो लोग अलग अलग टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और उस अलग अलग टेरिटरीज को जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया तो वहां से उन्होंने टैक्सेशन को कलेक्ट करना शुरू किया। तो इसी तरीके से वेस्ट एशिया के, या अगर हम बोले यूफ्रेट्स के वेस्ट में एक किंगडम उन्होंने डिस्कवर किया था विच इज द हेरोड्स किंगडम। उस हेरोड्स किंगडम को जब उन्होंने कैप्चर किया तो यहाँ से 5.4 मिलियन दिनारी जो है, दिनारी इज व्हाट, दिनारी इज देयर करेंसी, तो 5.4 मिलियन दिनारी जो है वो यहाँ से कलेक्ट करते थे, जिसका अमाउंट कितना हो जाता था 1,25,000 kg ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब दिनेरियस या दिनारी क्या है, दिनारी है इनकी सिल्वर कॉइन। ठीक है, ये मॉनेटरी सिस्टम में मैंने बताया हुआ था आपका कि दो तरीके के सिक्के हैं इनके। अर्ली रोमन एम्पायर में ये लोग चला रहे थे दिनारी विच इज 4.5 ग्राम का, है ना, 4.5 ग्राम का क्या है, सिल्वर का सिक्का। और वहीं पे अगर आप किसकी बात करेंगे, सॉलिडी की, तो सॉलिडी क्या होगा, 4.5 ग्राम का गोल्ड का सिक्का। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने बिनारी वाला देखा हुआ था। अब और आगे आ जाओ इसमें, और आगे अगर हम इसमें देखेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है इसमें और आगे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे जैसे ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज को इन्होंने कॉन्कर किया हुआ है, तो ये जो एरियाज हैं अब इनको एडमिनिस्टर करने के लिए ये सिर्फ सेंटर से रूल नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया, पावर जो है वो धीरे धीरे अपने स्टेट्स को, अपने प्रोविंसेस को बांटना शुरू किया। ठीक है, सो एक्सेप्ट इटली, प्रोविंसेस जो हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने एरियाज को टैक्सेशन, वहां से टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करते हैं। बट जो इटली था उसको उन्होंने क्या बोल के रखा, यूनियन टेरिटरी। मैंने बताया हुआ था आपको कि इटली जो है वो एक स्पेसिफिक अलग तरीके का टेरिटरी हो जाएगी, और बाकी जितने भी एरियाज को जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको वो प्रोविंसेस की कैटेगरी में रख रहे हैं। उसके बाद और आगे देखो, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि भाई पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, तो इटली से अब जो पावर है वो कहाँ मूव कर रहा है, धीरे धीरे प्रोविंसेस की तरफ मूव कर रहा है। और थ्रू आउट दी सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी जो प्रोविंशियल अपर क्लास है वो धीरे धीरे क्या करेगी, अपने पावर को बढ़ाना शुरू करेगी। कैसे बढ़ाना शुरू करेगी, क्योंकि भाई ये जो प्रोविंशियल अपर क्लास है ये सेंटर को क्या प्रोवाइड करता था, आर्मी कैडर प्रोवाइड करता था। ठीक है, और उस कैडर के थ्रू वो जो लोग हैं वो क्या करते थे, जो एम्परर है वो एक तरीके से उनसे शक्ति लिया करता था, आर्मी का स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता था। साथ ही साथ इनके पास अपनी आर्मी को ये कमांड करने का पावर भी है। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली कि जो प्रोविंशियल्स हैं उनके पास पावर का एक्सपांशन हो रहा है, बिकॉज नाउ दे हैव द पावर ऑफ बोथ रेवेन्यू एज वेल एज मिलिट्री। तो इस कारण से अब पावर जो है वो सेंटर से धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो रहा है, प्रोविंसेस की तरफ, स्टेट्स की तरफ। ठीक है, तो यही चीज हम बता रहे हैं कि प्रोविंशियल अपर क्लास जो है उनका पावर ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू किसका, सेनेटोरियल क्लास से। और ये जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस है इनको भी कौन सपोर्ट कर रहा है, एम्परर सपोर्ट कर रहा है, ताकि वो क्या करे, अपने पावर को बढ़ा सके। क्यों बढ़ा सके, इसलिए बढ़ा सके क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे जाके अब जो एम्परर थे उनको कहीं ना कहीं ये डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो कि धीरे धीरे क्या करें, ये सेनेटर्स जो हैं ये मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाएं और ये मेरी बात ही ना सुने, है ना। तो इस चीज की वजह से गैलिनियस जैसे जो एम्परर हैं उन्होंने क्या किया हुआ था कि सेनेटर्स से धीरे धीरे उनके पास जो मिलिट्री पावर था वो उनसे निकाल के किसको देना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोविंशियल अपर क्लासेस को। तो इस तरीके से जो पावर है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो प्रोविंसेस से सेंटर की तरफ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब और आगे आ जाओ उसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। तो थर्ड सेंचुरी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे क्राइसिस हम देख रहे हैं। तो थर्ड सेंचुरी में दो चीजें हुई। सबसे पहले तो ईरान जो था वहां पे जो ससानियंस थे उनका रूल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 225 सीई के अप्रॉक्स ससानियंस ने क्या कर दिया, अपना रूल करना यहाँ पे शुरू करा। और रूल करने के साथ साथ धीरे धीरे अब वो क्या कर रहे हैं, यूफ्रेट्स की डायरेक्शन में अपना एक्सपांशन शुरू कर रहे हैं। तो यूफ्रेट्स की डायरेक्शन में अगर इन्होंने अपना एक्सपांशन शुरू कर दिया, दैट मींस दे आर इन्वेडिंग ऑन द रोमन एम्पायर। ठीक है, तो अब एक तो ईस्ट से ये लोग चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वहीं पे अगर हम देखें वेस्ट के तरफ से, तो वेस्ट की तरफ से क्या चैलेंज आ रहा है कि भाई ये जो अलग अलग जर्मेनिक ट्राइब्स हैं या जो ट्राइबल कन्फेडरेसी वहां पे एग्जिस्ट करती थी वो भी धीरे धीरे क्या कर रही हैं, अपने इंडिपेंडेंस को गेन करने की कोशिश कर रही हैं। या उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो राइन और जो डेन्यूब रिवर है उसके नीचे की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं, ट्राइबल कन्फेडरेसी हैं लाइक अल्मेन्स, फ्रैंक, गोथ्स, ये क्या कर रहे हैं,
राइन और डेन्यूब रिवर के नीचे की तरफ, मतलब कि रोमन टेरिटरीज में धीरे धीरे ये लोग अटैक कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे कई सारे रैपिड इन्वेजन ये लोग देख रहे हैं, ठीक है। एल्प्स में, साउथ जर्मनी, हर तरीके से क्या हो रहा है, इनके ऊपर इन्वेजन हो रहा है। और इंटरनल क्राइसिस भी है ना। इंटरनल क्राइसिस हमने क्या देखे थे कि भाई 47 साल में 25 एम्परर बदल गए, मतलब कि समझ रहे हो 50 साल में 25, तो क्या हो गए, मतलब इस तरीके से सिविल वॉर की सिचुएशन भी चल रही है कंट्री में। तो इस वजह से क्या हुआ, रोमन एम्पायर में उस टाइम पे 3rd सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ा डिस्टेबलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी, रोमन एम्पायर की सोशल लाइफ की, तो यहाँ पे जो फैमिलीज थी वो कैसी होती थी, न्यूक्लियर फैमिली, मम्मी पापा और दोनों बच्चे, ठीक है। जो मैरिड ब्रदर्स होते थे वो कभी भी एक साथ नहीं होते थे, एक साथ एक फैमिली में नहीं रहा करते थे, ठीक है। और ये जो स्लेव्स इनके पास होते थे, उन स्लेव्स को भी ये क्या कंसिडर करते थे, एज देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो मम्मी पापा, बच्चे और स्लेव जो होता था वो उनकी फैमिली। अगर हम उनकी सोशल लाइफ के बारे में और अगर देखें तो भाई यहाँ जो फैमिलीज हैं, जब शादियां हो रही हैं तो उसके बाद जो हस्बैंड और वाइफ है वो क्या है, वो दोनों अलग अलग फाइनेंशियल एंटिटीज हैं। जो मैरिड वुमेन है वो अपने फादर की जो नेटल फैमिली है उसके ऊपर से उसके जो राइट्स हैं, इनहेरिटेंस के जो राइट्स हैं, उसको वो खत्म नहीं कर रही है। शादी के बाद भी वो क्या कर सकती है, वो अपने जो फादर के यहाँ से जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का राइट है वो उसके पास अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो क्या हो रहे हैं उनके साथ कि भाई दे आर नॉट वन फाइनेंशियल एंटिटी, दोनों के पास अपनी अपनी चीजें हैं। और जो डाउरी भी अगर हस्बैंड को दिया जाता था तो सिर्फ उसी टाइम के लिए, जब तक कि उनकी शादी जो है वो वैलिड है, या जब तक वो शादी जो है उनकी चल रही है उसी टाइम तक, ठीक है। एंड Roman women enjoyed considerable legal rights and managing properties. जो women हैं उनके पास हर तरीके के legal rights होते थे और वो क्या करते थे, अपने जो properties हैं उसको manage करने के भी उनके पास rights होते थे। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो भाई जो Roman Empire था उसमें जो marriageable age का gap था वो बहुत ज्यादा है। मेल्स की जो शादियां हो रही थी वो हो रही थी अर्ली 20s और लेट 30s के बीच में, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, फीमेल्स की, तो उनकी लेट 10 से लेके अर्ली 20s तक वो लोग अपनी शादियां कर लेते थे। तो ये जो 10 और 12 साल का एज गैप था वो कहीं ना कहीं क्या एस्टैब्लिश करता था, विमेन और मेल के बीच में जो उनकी सोशल पोजीशन थी वो। और उसी की वजह से जो मेल्स होते थे वो फैमिली में डोमिनेटिंग होते थे, ठीक है। इसीलिए जो हमने सेंट अगस्टीन के बारे में पढ़ा हुआ था कि जो अगस्टीन है वो ये उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली और उनके आसपास की जो फैमिलीज थी वहां पे हर दिन डोमेस्टिक वायलेंस होता था। साथ ही साथ जो फादर हैं वो अपने बच्चों के ऊपर भी सुप्रीम राइट वो लिए हुए थे, ठीक है। देन अगर हम बात करें किस चीज की, उनकी लिटरेसी की, तो रोमन एम्पायर में कैजुअल लिटरेसी थी, मतलब कि लोग जो थे वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे और वो भी डिपेंड करता था एरिया टू एरिया। जैसे हमने पोम्पाई में देखा था कि भाई जो पोम्पाई सिटी थी वहां पे लोग जो थे वो जनरली हर कॉमन मास जो था उसको पढ़ना लिखना आता था, इसीलिए हमने ग्राफिटी वगैरह उनकी दीवारों पे देखी। लेकिन वहीं पे अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में सिर्फ चुनिंदा ही ऐसे लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। और वो हमें कैसे पता चला, वो हमें पता चला वहां से मिले हुए पेपराइज के थ्रू, कि वो जो पेपराइज थे उनमें ये मेंशन होता था कॉन्ट्रैक्ट्स में कि भाई ए और बी को लिखना या पढ़ना नहीं आता है, ठीक। तो जो लिटरेसी रेट था वो भी एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी क्या करता था, वेरी करता था, ठीक है। देन अगर और आगे हम बात करें कल्चर की, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे कल्चर में, ठीक है। हर तरीके से डाइवर्सिटी आपको रिलीजन में मिल जाएगी, उनके डाइटीज जिनको वो फॉलो करते थे उनमें मिल जाएगी, लैंग्वेज, ड्रेस, कॉस्ट्यूम, फूड, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोग ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नॉन ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर उनके सेटलमेंट्स की बात करें तो सेटलमेंट्स के साथ भी क्या किस्सा है कि भाई कुछ लोग अलग तरीके से रह रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप बना के रह रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो उनके सेटलमेंट होने का जो तरीका है वो भी यहाँ पे अलग है। साथ ही बात करें आप किस चीज की, उनकी ट्रेड की, तो रोमन एम्पायर में व्हीट, ऑलिव ऑयल और जो वाइन है उसका अच्छा खासा ट्रेड होता था। और ये जो लिक्विड कमोडिटीज हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स का यूज किया जाता था। तो रोम जिन कंटेनर्स का यूज करता था उनको बोला जाता था एम्फोरे। और वहीं पे बाद में जब ये चीज कहाँ आई, स्पेन में आई, तो जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल को यूज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो कंटेनर्स का इस्तेमाल किया वो थे ड्रेसल 20, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रेड थी ये अफ्रीका की तरफ आई और बाद में ये वेस्ट एशिया तक फैली, ठीक है। तो धीरे धीरे अलग अलग लोगों ने इन कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना शुरू करा और फिर क्या किया, उसको ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट किया, ठीक है। अब और देखो इसमें आगे,
अब अगर हम बात करें इनके एग्रीकल्चर की, तो जो रोमन एग्रीकल्चरल लैंड था वो बहुत ही ज्यादा, आप क्या बोल सकते हो, एक तरीके से फर्टाइल लैंड था, जहां पे कुछ हिस्टोरियंस ने तो ये भी लिखा हुआ है कि जो गैलीली जैसे जो जगहें थी वहां पे तो हर एक इंच जो था वहां से क्या होता था, वो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे लोग सेटल्ड हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कई सारी सिटीज जिनके बारे में स्ट्रैबो और पिल्ली ने बताया हुआ है कि कई जगह जैसे कैंपेनिया है, उसके बाद फायम है, यहाँ पे बाइजेशियम है, गॉल है, ठीक है, तो इस तरीके से बेटिका है, इस तरीके से बहुत सारी सिटीज थी जहां पे लोग जो थे वो मैसिव लेवल पे एग्रीकल्चर कर रहे थे और ये जो एरियाज थे ये डेंसली सेटल्ड है। डेंसली सेटल्ड होने का मतलब है कि भाई वहां पे प्रोडक्शन अच्छा है, प्रोडक्शन के कारण कई सारे लैंड ओनर्स और उनके साथ साथ कई सारे स्लेव्स और वर्कर्स भी वहां पे एग्जिस्ट करते थे। और जितना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ट्रेड नहीं, टैक्स मिलेगा। तो ये चीज क्या बताई यहाँ पे इन्होंने हमें कि भाई जो एग्रीकल्चर है वो किसी भी एम्पायर की प्रोस्पेरिटी के बारे में हमें बताता है कि जहां पे जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा वहां पे उतना ही ज्यादा क्या चीज हम देखेंगे, वेल्दीएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर उनको कंसिडर किया जाएगा। देन अगर बात करें किसकी, पैस्टोरलिज्म की, तो वहां पे ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस होता था। दैट मींस कि जो लोग होते थे वो एनुअल मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो यही जो ट्रांस ह्यूमन होता था ये न्यूमीडिया करके जो एक जगह है अल्जीरिया के पास, वहां पे होता था। पास्टरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ऑफन मूव करती थी, किनको लेके, अपना जो ओवन शेप्ड हट्स जिनको वो मापिला बोलते थे, उन हट्स को लेके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ठीक है, देन अगर बात करें स्लेवरी की, तो स्लेव्स को कंसिडर किया जाता था एज अ इन्वेस्टमेंट, कि लोग ये सोचते थे कि जिनके पास जितने ज्यादा, अगर आपके पास पैसा है तो आप उससे क्या कर लीजिए, स्लेव खरीद लीजिए और उन स्लेव से जितना आपने पैसा उनमें लगाया है उतना ही उनसे ज्यादा काम लीजिए, है ना। तो इसीलिए जो एक राइटर है वो क्या बता रहे हैं वहां पे कि भाई आप क्या करो, अपने पास सरप्लस में टूल्स को इकट्ठा करके रखो ताकि स्लेव्स को कभी भी फ्री होने का टाइम ना मिले और आप उनसे ज्यादा काम करवा सको। देन अगर हम लोग कैंपेलिया की बात करें या अगर हम लोग कॉलेमेला की बात करें या फिर अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पिल्ली दी एल्डर की बात करें, तो वहां पे भी क्या देखा हमने कि वो ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने स्लेव से ज्यादा काम कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि जो कॉलेमेला है वो किस चीज की बात कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रुप की बात कर रहे हैं कि आप स्लेव्स को ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए 10-10 की और फिर उनसे काम निकलवाइए। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हिस्टोरियंस ने ये बताया हुआ है, राइटर्स ने ये बताया हुआ है कि आप कैसे क्या कर सकते हैं, अपने आपके पास जो स्लेव्स है उनसे ज्यादा काम को निकलवा सकते हैं। ठीक है, देन वहीं पे अगर एक टाइम ऐसा आया जब वॉरफेयर जो था वो लेस स्प्रेड हो गया और जब वॉरफेयर नहीं हो रहा है तो अगली जगह से आप स्लेव्स को कैप्चर करके नहीं ला पा रहे हैं, तो उस चीज का रिसोर्ट निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया कि स्लेव से ब्रीडिंग करवाई गई, उनसे जो अपनी पॉपुलेशन था उनको बढ़वाया गया। साथ ही साथ कभी कभी उसके साथ थोड़ी सी डिपेंडेंसी कहां शिफ्ट कर दी उन्होंने, वेज लेबरर्स की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों चीज हुई कि भाई जब स्लेवरी का एक तरीके से स्लेव जो है उनका नंबर डिक्रीज हुआ तो उस वजह से दो चीजें हुई, या तो स्लेव की ब्रीडिंग करवाई गई या फिर वेज लेबरर्स जो थे उनके ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ाया गया। ठीक है, अगर करप्शन की बात करी जाए तो रोमन एम्पायर में करप्शन होता था, क्योंकि हिस्टोरियंस को ये बात पता चली है वहां पे करप्शन को रोकने के लिए लगाए गए लॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रोमन एम्पायर, लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे जो हायर और मिडिल क्लास है जो एक काफी एफ्लुएंट ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, और ये जो एम्परर्स हैं ये अपने पावर को क्या करते थे, इनको आप बोल सकते हो कि लाखों रुपए में ये पैसा कमाते थे, गोल्ड के कॉइन्स होते थे इनके पास जिनको ये लैंड खरीदने के लिए यूज करते थे। साथ ही साथ जो एम्परर्स हैं वो अपने पावर को एक्सीड ना कर दें, इसलिए जो सिविल राइट्स थे उनके थ्रू जो एम्परर्स थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनके पावर को लिमिट किया जाता था। ठीक है, तो ये जो फादर एम्बोर्से हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि जो बिशप एम्बोर्से हैं ये इक्वली कन्फ्रंट करते थे पावरफुल एम्परर्स को, ताकि वो क्या करें, वो हार्श और रिप्रेसिव मेजर्स जो हैं वो अपने लोगों के ऊपर ना ले। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सोशल हायरार्की के ऊपर।
अब अगर हम बात करें इनकी सोशल हायरार्की के बारे में, तो सोशल हायरार्की के बारे में हमें बताया हुआ है टेक्टेशियस ने। जो टेक्टेशियस हैं उन्होंने रोमन सोसाइटी जो है उसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वो बोलते हैं कि जो सीनेटर्स हैं वो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं। उन्हीं के साथ होते हैं एक्वेस्टेरियंस, जो घुड़सवार होते हैं, जिनके पास एक तरीके से क्या होता है, अच्छा खासा वेल्थ होता है। साथ ही साथ घोड़े, जो कैवलरी होती है, वो भी वो अपने पास रखते हैं। देन कम्स द रिस्पेक्टेबल सेक्शन, जिसको क्या बोला गया, जिसको मिडिल क्लास बोला गया। ठीक है, उसके बाद आए मिडिल क्लास, जो एक तरीके से क्या होते थे, ब्यूरोक्रेट्स, और साथ ही साथ क्या होंगे, ट्रेडर्स, है ना, प्रोफेशनल मर्चेंट्स। उसके बाद आते थे लोअर क्लास, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हो गए, रूरल लेबर्स हो गए, कैजुअल वर्कर्स हो गए, ठीक है, वेज लेबरर्स हो गए, वो सारे के सारे इस लोअर क्लास को बिलोंग करते थे। और टेक्सेशियस ये बोलते थे कि ये जो सारे लोग हैं ये क्या करते थे, सर्कस और जो थिएट्रिकल प्लेस होते थे, डिस्प्लेस होते थे, उनके लिए ये काफी ज्यादा एडिक्टेड होते थे। और लास्ट में आते हैं कौन, लास्ट में आते हैं स्लेव्स, जिनको सोसाइटी में बिल्कुल नीचे का दर्जा दिया जाता था। अपर क्लास काफी ज्यादा ब्रूटल होती थी स्लेव क्लास के साथ, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जो मिडिल क्लास है या जो लोअर क्लास है, वो एक तरीके से कंपैशनेट एटीट्यूड स्लेव के लिए रखा करती थी। ठीक है, अब लास्ट में हम आ गए हमारे लेट रोमन एम्पायर के तरफ, जहां पे कॉन्स्टेंटाइन जो है उनके रूल के साथ ये जो एम्पायर है, जो लेट रोमन एम्पायर है, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसे कौन कौन से चेंजेस करे हैं, या जो लेट रोमन एम्पायर है उसमें हम क्या क्या चेंजेस करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसके कल्चरल चेंजेस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आए कॉन्स्टेंटाइन ने लेकर आए क्या, क्रिश्चियनाइजेशन, जिन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसको ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। बाद में 7th सेंचुरी जो है उसके आसपास इस्लाम जो है वो एक तरीके से पूरे एरिया में प्रोपेगेट करना शुरू कर जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें पॉलिटिकल चेंजेस में, तो कॉन्स्टेंटाइन जो है उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को अब रोमन एम्पायर की क्या बना दिया, ईस्टर्न रोमन कैपिटल। ठीक है, उसी के साथ और क्या चीज करी उन्होंने, कई सारे मॉनेटरी रिफॉर्म्स करे हुए हैं। जब सिल्वर माइंस यहाँ पे एग्जॉस्ट होने लगी हैं स्पेन की, तो अब उन्होंने गोल्ड का जो सॉलिडस कॉइन था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी कई तरीके के आप बोल सकते हो न्यू टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस थे वो भी यहाँ पे उन्होंने किए हुए थे। देन अगर हम बात करें इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन की, तो जस्टेनियन जो है उनके टाइम तक जो रोमन एम्पायर है वहां पे अच्छा खासा जो टैक्स है वो 2.5 मिलियन तक ये लोग क्या करते थे, गोल्ड कॉइन्स को ये कलेक्ट किया करते थे टैक्सेस में। ठीक है, देन अगर लास्ट बात करें रिलीजियस लेवल पे, तो यहाँ पे वही कि भाई जो रोमन एम्पायर था पहले वो पॉलिथिस्ट था, जहाँ पे रोमन और साथ ही साथ जो ग्रीक डेटीज हैं वो अलग अलग, मिनर्वा, जूनो, इस तरीके से जो अलग अलग गॉड्स है उनकी वर्शिप की जाती थी। साथ ही साथ एक और रिलीजन जो वहां पे एग्जिस्ट करता था वो था जुडाइज्म। ठीक है, जो भी यूनिफॉर्म नहीं था, जिसमें भी अपने तरीके से भी इंटरनल कई सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। इसीलिए जब क्रिश्चियनाइजेशन आया तो दैट वाज नॉट अ रैपिड प्रोसेस बट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को सेंचुरीज लग गई, 2 सेंचुरीज लग गई इस क्रिश्चियनाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए। और इस तरीके से जो रोमन सिविलाइजेशन है, जो रोमन एम्पायर है, वो धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी की तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था कि जो इसके मेजर चैलेंजेस थे जिसकी वजह से जो रोमन एम्पायर था वो अपने डिक्लाइन की तरफ आया, सो दैट वाज कि वेस्ट से जो फ्रैंक, गोथ और इस तरीके की जो ट्राइब्स थी वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो रही थी। और वहीं पे अगर हम ईस्ट की या साउथ ईस्ट की बात करें, तो वहां से जो अरब्स थे वो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अपना इस्लाम रिलीजन बढ़ाने के लिए रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं। और यहाँ की इनकी जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको उन्होंने लास्ट में बाइजेंटियम एम्पायर बोला, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, अरब्स के इन्वाजन या रेड के अंदर आ जाता है। ठीक है, so this is all about the video. Thank you so much. I hope you like this video. Put a thumbs up if you like the video. Thank you.